नमस्कार, मैं हूँ निरीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी हैं। और आज हम लोग बात करेंगे इस कि क्या भारत में आर्थिक इमरजेंसी लग गई है, जो जैसा कि दिखलाई पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने पूरे देश से एक तरह से सुझाव की तरह पर लगभग मांग की थी कि वो कई सारे फैसले लें जो अ, इसको आर्थिक तौर पे खुद की नियंत्रण में रखने के लिए। और उसके बाद हम देखने लगा था कि बहुत सारे नेतागण जो हैं उनके, वो ये दिखलाई दे रहे हैं कि वो मेट्रो से जा रहे हैं, उन्होंने कारों के काफिले कम कर दिए हैं। और अलग अलग स्तर पर हम उसको बदलता हुआ देख रहे हैं। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि रुपया गिरता चला जा रहा है और तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। और उसका असर महंगाई की हर जगह पर पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जो भारत में होने वाला जो विदेशी निवेश है, लोग पैसा जो लगाया हुआ था वो भी निकाल रहे हैं, नया पैसा लगा नहीं रहे। तो इन सारी रोशनियों में हम श्रवण जी से ये बात करेंगे कि ये क्या भारत में एक तरह का आपातकाल लग चुका है या उसमें अभी कुछ गुंजाइश रह गई। देखिए, हम अपनी बात को ऐसे शुरू करते हैं कि देश में अगर लोकसभा के चुनाव अभी हो जाएँ, स्नैप पोल हो जाएँ, जी। तो क्या होगा? मान लीजिए कि वो प्रधानमंत्री माने कि अगर और टाइम दिया तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे वो। अभी करना ठीक है, अभी बच जाएगी थोड़ी इज़्ज़त, जी। तो क्या होगा? ये बड़ा एक हाइपोथेटिकल, क्योंकि जैसा आपने कहा स्थिति खराब है तो और खराब होगी। जी। जैसे हम जिस समय बात कर रहे हैं, जिस क्षण बात कर रहे हैं, उस समय ये खबरें हैं कि कैबिनेट रिशफल होने जा रहा है और 7-8 लोगों को बदला जा रहा है, जो भी कर रहा है। एक डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी चल रही है कि जैसे इटली में चॉकलेट हो गई, अ, नॉर्वे में वो महिला पत्रकार हो गई। ऐसे कि आते से ही कैबिनेट रिशफल की बात, मीटिंग कैबिनेट तो हो जाए, स्नैप पोल हो जाए कि चुनाव हो रहे हैं तो क्या होगा। मान लो नहीं हुए, 2029 में हो तो क्या होगा। दो 2 साल 2.5 साल बाद हो तो क्या होगा, मतलब क्या विपक्ष की जो टैली है, जो 2024 में थी, 220 के करीब, जी। वो बढ़कर बहुमत तक पहुंच जाएगी कि 200 से नीचे पहुंच जाएगी। अगर आप जैसा कह रहे हैं इतनी आर्थिक स्थिति खराब है, लोग नाराज हैं, तो चीजें बदल जाना चाहिए। बिल्कुल। निधि जी, क्या होता है कि कई बार आदमी को महसूस होता है कि उसको बुखार है और उसके हाथ ठंडे रहते हैं। अंदर से उसको लगता है कि वो यार उसको बिल्कुल बुखार है। वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है मुझे बुखार है। तो डॉक्टर हाथ नब्ज चेक करके कहता है नहीं, आपको बुखार नहीं है। हड्डियों में बुखार होता है जो हाथ में महसूस नहीं होता। इस देश की हड्डियों में बुखार है, फेफड़ों में बुखार है, और जो डॉक्टर है वो कह रहा है सबको सामान है, ये फालतू चिल्ला रहे हैं। हम अभी तक बात कर रहे थे कि देश में राजनीतिक आपातकाल चल रहा है, अघोषित। हमको ये मानना चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है या वित्तीय आपातकाल है, ये लागू हो चुका है, हमको पता नहीं है। जैसे मैंने कहा बुखार का, जी।
और नागरिकों को पता ही नहीं है। वो उनको कभी चॉकलेट में, कभी मेलोनी में डुबाया रखा है जा रहा है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल जिसको कहते हैं। मैं उसकी डेफिनेशन ढूंढ रहा था गूगल करके। जैसे कहते हैं ना कि आप आप कमजोरी के लक्षण क्या हैं, जैसे आदमी की, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा हो तो कारण क्या है, तो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो तो लक्षण क्या हो सकते। आपने गूगल करके ढूंढ लीजिए, आपके दर्शक भी ढूंढ लें। वित्तीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जब कभी देश की अर्थव्यवस्था संकट में होती है और वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है। क्या है कि नहीं, मतलब क्या वित्तीय स्थिरता है क्या देश में? क्या देश की अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति में नहीं है? उसमें लिखा गया है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने के अधिकार हैं। तो वो लगा सकते हैं। उसमें बहुत सारे उसमें सारे पावर्स फिर केंद्र के पास चले जाते हैं, राज्यों के भी चलो। जी। इसके लक्षण और कारण जो बताए गए हैं उसमें प्रमुख ये हैं कि जब देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है, आर्थिक मंदी छा जाती है। अब आप सोचिए, जो मलेरिया के लक्षण होते हैं वो हेजे के नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। प्लेग के अलग होते हैं, मलेरिया के अलग होते हैं। हम जब आप पॉलिटिकल राजनीतिक आपातकाल की बात कर रहे थे तब लक्षण अलग थे। नागरिक आजादी पर प्रतिबंध, प्रधानमंत्री ने हाल में 5 देशों की यात्रा के दौरान नीदरलैंड पहुंचकर इंडियन डायस्पोरा में कहा कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है, जो के लड़ाई के कारण चालू हुई है, उसके कारण ये समय जो है आपदाओं का दशक बन गया है। आपने भी जिक्र किया, आपदाओं का दशक। आप गौर कीजिएगा, स्थितियां नहीं बदली गई तो एक बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी, ये उन्होंने कहा। अब 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, दशक, आपदाओं का दशक बन गया है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वर्ष बन गया, तो दशक बन गया मतलब तो आप जब से हैं तभी से आपदाएं हैं। दशक बन गया, वो साल नहीं कह रहे हैं, महीना कह रहे हैं। महीना नहीं कह रहे हैं, दशक कह रहे हैं। आपदाओं का महीना बन गया है, या 74 दिन हो गए हैं, या 1 मार्च से 28 फरवरी से बन गया है, कुछ नहीं, दशक बन गया। नीदरलैंड में जाके कह रहे हैं। आप सोचिए जरा, मतलब जो बात उनको राष्ट्र के नाम संदेश में दिल्ली में कहना चाहिए थी, वो नीदरलैंड्स में कह रहे हैं।
दूसरा वो कह रहे हैं कि दुनिया की बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाए। अब आप दुनिया की बड़ी आबादी को सोचिए कितनी बड़ी है। दुनिया की जो कितनी भी आबादी है 700-800 करोड़ की, उसमें 40% से ऊपर आबादी तो चीन और भारत की है। और चीन ने पक्के इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं चीन बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो आप जब कहते हैं कि एक बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी, तो वो कौन सी आबादी फंसेगी? आपकी आबादी में अगर 140 करोड़ है, तो 80 करोड़ तो आपके अनाज पर ही निर्भर है अभी भी। तो और कौन सी गरीबी आने वाली है? तो जो बात मैंने कहा कि पीएम को एक राष्ट्र के नाम संदेश में कहना थी, वो उन्होंने वहां जाकर कही। कहा? नीदरलैंड्स में। अब प्रधानमंत्री के कहे पर कोई तूफान नहीं मचा। आपने देखा बीजेपी और आरएसएस में कुछ नहीं हुआ, हल्ला नहीं मचा। राहुल गांधी ने रायबरेली में एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी जी और गृह मंत्री गद्दार हैं। आप सोचिए, गद्दार शब्द का उपयोग उस आदमी की बहादुरी की या साहस की या अ, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल करना चाहें, उसके बाद उस पर चर्चा करनी चाहिए। कि अगर नीतीश त्यागी कह दें ऐसा, या और कोई कह दे, तो उसको कितनी देर वो बाहर रहेगा? या मैं कह दूं, या नीतीश त्यागी कह दें, या और कोई कह दे कि पीएम गद्दार है, सरकार राहुल गांधी को हाथ क्यों नहीं लगा रही? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भैया पकड़ो, डिब्रूगढ़ भेजो मुझे। राहुल गांधी के शब्दों पर गौर की। देश का पूरा मीडिया खा गया, मतलब प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो भी चर्चा है वो थोड़ी सी जो भी है यूट्यूब चैनलों पर है। और उसमें भी कुछ विद्वान जो हैं, उनको उनकी भाषा पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि विमर्श का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि ये वो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, और मोदी और उनकी सरकार आपको बचा नहीं पाएगी। जो जनसभा में लोगों से कहा, वे लोगों से कहेंगे, आपसे कहेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं। और फिर वो कहते हैं कि ये गलती सिर्फ मोदी, शाह और संघ की है, जिन्होंने पूरे संविधान की 12 बजा। आप ये बताइए कि ये राहुल गांधी जो है इतनी इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? हमको इस चीज में जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनको क्या ट्रिगर क्या है? कुछ तो ट्रिगर होगा ना यार, कि माँ बहन की किसी ने उनको गाली दी हो, या उनको अपमानित किया हो, या मोदी जी ने कुछ कहा हो। कुछ नहीं कहा किसी ने। क्या हो गया अचानक से? इसका मतलब है कि सिचुएशन वाकई बहुत खराब है। पेट्रोल डीजल के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। दोनों बढ़े हैं साहब की अनुपस्थिति में।
डॉलर जो है वो 97 रुपए से ऊपर चला गया, तो भी पहुंच सकता है। हो सकता है आरबीआई इतना डॉलर पंप करे मार्केट में कि वो थाम के रखे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगातार कम हो रहा है। एक अनुमान है कि अ, पिछले 3-4 महीने में 30-30 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया। आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी के इंपोर्ट पर बहुत पैसा खर्च, और इंपोर्ट पर पैसा क्यों खर्च हो रहा है कि हमारे पास जब क्राइसिस शुरू हुई तब एनर्जी के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, अभी भी नहीं है। हमारे पास एलएनजी के स्टोरेज की व्यवस्था उतनी नहीं है जितनी कि यूरोप के देशों में कर ली है। एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। आप इंपोर्ट्स की दो बड़ी मदों में एक तो सोना है और एक एनर्जी है, और एक बड़ी मद है फर्टिलाइजर। एक जो बड़ी चीज है, जो मैंने कल कहीं एक बातचीत में कही थी, कि लोग बैंकों से कैश निकाल के घर में ले रहे हैं, रख रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंकिंग सिस्टम से या डिजिटल सिस्टम से उनका यकीन हट गया है। उनको एक सिक्योरिटी की तलाश है, कि जैसे मान लीजिए कि वो क्योंकि दूध के जले हुए हैं, नोटबंदी के जले हुए हैं, कोविड को भुगत चुके हैं। पीएम ने लोगों से कहा कि वे विदेश नहीं जाएं। आप किसी डिबेट में, नीतीश जी अभी टाइम नहीं है हमारे पास, जितने मिलियनर्स हैं, अधिकतर मिलियनर्स देश छोड़कर जा रहे हैं। आप आंकड़ा निकाल सकते हैं, अपना टाइम नहीं, मेरे पास आंकड़े हैं। वो अपना पूरा फॉरेन एक्सचेंज लेके जा रहे हैं, विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं, रोज 200 के करीब, 200-250 लोग सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, रोज, एवरी डे। पीएम कहते हैं इलेक्ट्रिक कारें खरीदिए ऊर्जा बचाने की। मैं आज की खबर बताता हूँ। ट्विटर पर वो पचौरी जी हैं, पुराने एनडीटीवी वाले, उनका एक ट्वीट, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला, उसने भारत को बाय बाय कर दिया है। अगर आपके पास टेस्ला की कार है तो आप चिंता करिए। क्यों किया है, का कारण है, आप ट्विटर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इनएडुकेट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ए मिसमैच between the purchasing powers of India's automotive market and Tesla's premium products. Tesla's premium products positioning and ये लास्ट की दो लाइनें सबसे इंपॉर्टेंट, uncertainties and policy risks associated with India's business environment. आप इसका हिंदी तर्जुमा आप चाहें तो, आपके दर्शक तो वैसे ही बुद्धिमान हैं,
आप चाहें तो कर दीजिएगा कि भाई जो अ, अ, क्या स्थिति है। टेस्ला का सबसे बड़ा संकेत ये है निधि जी कि आने वाले दिनों में विदेशी पूंजी निवेश की क्या स्थिति होगी हमारे यहाँ, मतलब विड्रॉल्स होंगे कि इन्वेस्टमेंट होगा। लोग ले जाएंगे यहाँ से अपनी चीजें वापस। हमारे यहाँ चीन से काफी चीजें शिफ्ट हुई थी एक टाइम में, अब हो सकता है वापस उधर चली। जो ट्रम्प के साथ जो दल गया था उसमें अमेरिका के टॉप 17 सीईओ थे। टिम कुक और एलन मस्क और तमाम लोग मिला। विदेशी पूंजी का हमारे यहाँ निवेश खत्म होना या कम होने का मतलब है निधि जी, कि कैपिटल अकाउंट में जो हमारा सरप्लस था वो ऑलरेडी डेफिसिट में बदल चुका है, और करंट अकाउंट में तो डेफिसिट था ही। अब मैं वो बता नहीं रहा हूँ कि करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट में ये है कि आपके यहाँ जो निवेश करते हैं उससे जो आपकी पूंजी अर्जित करते हैं वो है। और करंट अकाउंट ये कि कुछ चीजें आप भेजते हैं बाहर, कुछ मंगवाते हैं उसका। तो जो ये मतलब जो घाटा आपको आयात ज्यादा करने से होता है वो कैपिटल अकाउंट पूंजी निवेश से भरपाई हो जाती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट उससे ठीक रहता है। पर अब पूरी की पूरी साइकिल गड़बड़ा गई। तो एक जो मैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर की बातचीत सुन रहा था ट्विटर पे, वो ये है कि बाहर के लोग यहाँ पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो तो ठीक है। भारत के लोग ही अब विदेशों में पैसा लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगा। मतलब भारत के लोग अब विदेशी होटलों में जाके खाना खाते हैं सुबह और शाम को वापस आ जाते हैं, इस तरह का है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कई महीनों से नेगेटिव चला गया। ये उनकी ब्रह्मा चेलानी की एक रिपोर्ट है कि भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि वो रूस से तेल मंगाने को लेकर जो सैंक्शंस है उसको वेव कर दे। तो अमेरिका ने कहा कि अभी हम चीन पर जो सैंक्शंस है ईरान से इंपोर्ट करने की, वो वेव कर रहे हैं, करने पर विचार कर रहे हैं। आपका हम नहीं कर रहे हैं अभी। हमने शायद चर्चा की है, आपके पाठकों दर्शकों को पता है कि राम माधव जब गए थे वहाँ हडसन इंस्टीट्यूट में तो कैसे उन्होंने अमेरिका को लेकर निर्णय लाए थे। कि हमने आपकी सारी बातें मान ली, आप फिर भी हम पर नाराज क्यों? आरबीआई के मैंने जैसे शुरू में कहा लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। कहीं पढ़ रहा था मैं कि आरबीआई के डाटा के हवाले से कहा गया है कि जनता ने अप्रैल महीने के पहले पखवाड़े में 61,000 करोड़ रुपए निकाल लिए बैंकों से। 61,000 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? कैश सर्कुलेशन जो है मार्केट में 42.3 लाख करोड़ हो गया। नोटबंदी के टाइम पे ये सर्कुलेशन 15 लाख करोड़ में था, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। अब जनता कैश की तरफ क्यों जा रही है? मतलब क्या वो डिजिटल को नकार रही है, या बैंकों से विश्वास उठ गया? नहीं, ऐसा नहीं। सिक्योरिटी की एक वो है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो आप पूछें कि भाई ये पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया है क्या? वो आपको बताएगा कि कम नहीं खरीद रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? वो इसलिए खरीद रहे हैं कि उनको यकीन नहीं। पहले तो जब खाली होती थी टंकी
तब भरवाते थे, अब भरी टंकी को भी भरवाते हैं वो। मतलब 1 लीटर कम हुआ तो भरवा लेते, ऐसा है। एक पैनिक किस्म की सिचुएशन हो गई है, और देश कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा है, हुकूमत जो है नागरिकों को। पिछले दिनों मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि नीति आयोग ने, जो प्लानिंग कमीशन के जगह नीति आयोग है, उसमें एक पेपर सर्कुलेट हुआ है जिसमें सरकार को सुझाव दिया है कि जितने ऑन गोइंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं निर्माण के, जैसे दिल्ली में बड़े बड़े भवन है सरकार जी, इनको तोड़कर अब नया बनाना है, जैसे ये सेंट्रल विस्टा वगैरह। आप किसी रिपोर्टर को लगा के पता कर सकते हैं कि ये शास्त्री भवन या ये भवन या वो भवन जितने तोड़ के बनने थे, उनका काम अभी चल रहा है कि रुक गया। नीति आयोग ने का पेपर कहता है, हालांकि सरकार ने और नीति आयोग ने खंडन किया है। नीति आयोग ने खंडन किया है। नीति आयोग ने बाद में सफाई दी कि इस संबंध में कोई आधिकारिक या अंतिम पेपर, लास्ट मतलब फाइनल पेपर जारी नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले कुछ समय के लिए, मतलब तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण और आयात लागत काफी होने के कारण सरकारें सभी प्रमुख सरकारी भवनों के विध्वंस, डिमोलिशन और पुनर्निर्माण सहित बड़े पैमाने पर सभी काम 2 साल के लिए बंद कर दिए। हम लोगों को अपनी बातचीत से डराना नहीं चाहते, हम केवल एजुकेट करना चाहते हैं कि आपका पीएम कह रहा है कि कुकिंग तेल, जो खाने का तेल है, उसकी खपत कम करो। आप सुनिए ना पीएम को। पीएम ने जो कहा था उसको अगर आप चाहें तो रिपीट कर सकते। पेट्रोल डीजल खपत कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करो, गोल्ड खरीदना बंद करो। तो आप बताओ कि उन्होंने क्या करने का कहा, उन्होंने ये क्या कहा कि क्या करो। उन्होंने बस ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा विदेश, वो इतना बोल के चले गए 5 देशों की यात्रा, चॉकलेट लेके, मेलोडी चॉकलेट, जैसे मेलोडी क्वीन होती है वैसे मेलोडी चॉकलेट, मेलोडी किंग, ये मेलोडी किंग है, जिनके बारे में मोदी जी के बारे में राहुल ने कहा रोएंगे करेंगे गाएंगे कि मेरी गलती नहीं, तो मेलोडी किंग। तो मैं अपनी बातचीत का संदर्भ केवल ये है कि लोगों को पता हो, और हम चाहेंगे कि कोई सीधी जॉर्ज खंडन करे इन सब चीजों का। अरे ये सब गलत है, ये हरकारा में जो आ रहा है सब गलत है, ये जितना भी कहा गया है सब गलत है। देश की स्थिति बिल्कुल ठीक है, ये पता है। पब्लिक डिस्कोर्स में केवल एक आदमी, राहुल गांधी, हिम्मत के साथ बात कर रहा है और इनवाइट कर रहा है कि मेरे पे कार्रवाई करिए आप। मैं आपको कह रहा हूं आप गद्दार हैं, आपने देश को बेच दिया है। अब हमको प्रतीक्षा करना चाहिए जी। इसमें एक मैं वो भी पढ़ा था, जो सुरजीत भल्ला, जो सबसे बड़े चीयर लीडर्स और उनका आर्टिकल है उनका। आर्टिकल है, उन्होंने कहा है कि मतलब सरकार चुनाव जीतना तो जानती है, पर उसको इकोनॉमी चलाना बिल्कुल नहीं आता है। और ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सुरजीत भल्ला उनके सबसे बड़े समर्थकों में से थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इन्होंने कहा था कि पहले 4 साल जो हैं मोदी के, वो सबसे शानदार साल हैं फिस्कल मैनेजमेंट के जो हैं, जो कि अपने आप में गलत था, और इसको लेकर उनको उनको उन पे खासे सवाल किए गए थे। तो अब सुरजीत भल, और वो एक गंभीर अर्थशास्त्री रहे हैं, क्योंकि वो आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। तो
उसके बाद भी जब वो व्यक्ति कह रहा है कि इकोनॉमी डिरेल हो गई है और हमारे पास ना तो कैपिटल बचा हुआ है, मैं उसका आर्टिकल के जो हाइलाइट्स हैं उसमें आपको डालता हूँ, उसका लिंक भी डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो उनका ये कहना है कि पब्लिक इंफ्रा स्पेंडिंग जो है वो अभी तक छिपा रही थी कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है, जो कि खोखले हो गई, सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है, उसमें लिखा है कि और सरकार अपने कंफर्ट जोन में है क्योंकि उनको लगता है कि उनको चुनावी तौर पे कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि निधि जी की सुरजीत भल्ला वो जी सरकार के सबसे बड़े चमचे रहे हैं। उनके जी जितने आर्टिकल रहे हैं क्लियरली। वो वो चीयर लीडर रहे हैं। वो ये आर्टिकल तो इन्हीं के नाम से है, बाकी एक किसी और सज्जन को भी जोड़ के लिखते हैं वो। जी दो लोग मिलकर लिखते हैं। और पिछले 10 सालों से 11 सालों से वो यही काम कर रहे हैं। जी तो ये उनका एक बहुत बड़ा डिपार्चर है कि उनको उनको ये दर्शन हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। हाँ, अगर जैसे वो आपको आप हाँ जैसे वो डूबते जहाज से कूद रहा हो बचने कूद के लिए, रहा हो उस तरह बचने के की। लिए, तो वो इसमें ये हो रहा है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी बचा रहे हैं सरकार पर हमला करके। भल्ला साहब और कोई यकीन नहीं करेगा उनको, क्योंकि कई लोग रिस्क लेके बहुत सारी चीजें बहुत सालों से कह रहे हैं। बिल्कुल। तो तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो बातचीत जहां से शुरू की थी वहीं खत्म करता हूँ कि भल्ला साहब ने कहा सरकार चुनाव तो जीतना जानती है पर इकोनॉमिक कंडीशन है। मैंने जो शुरू किया था बातचीत, वो ये शुरू किया था कि स्नैप पोल हो जाए तो क्या होगा। अगर आप ध्यान दें तो सरकार चुनाव जीत जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। पर देश हार जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। देश हार रहा है लगातार, देश हार लगातार हार रहा है इन सब चीजों के बीच में, और वो आंकड़ों में डेटा में दिखलाई पड़ रहा है। और अब वो तकलीफ शायद आप भी और हम भी अब सीधे सीधे महसूस कर रहे हैं, जिसका हमें एहसास तो था पर शायद हम उसको साफ साफ देख नहीं पा रहे थे। तो वो जो जिसको आपने से कहा ना कि जो हड्डियों का जो बुखार है वो अब हमारे वो अब सतह पर महसूस होने लगा है शायद लोगों को, जो शायद इसमें ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया शमन जी इस बातचीत के लिए। इस बारे में हम लगातार और भी इस पे जितनी बातें चल रही हैं खासतौर पर अंग्रेजी में, देश में, दुनिया में, उसको हम हिंदी में लेकर आते रहेंगे और आपका और हमारी अपनी समझ बेहतर करते रहेंगे इसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये बात पसंद आई तो इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस आइटम को लाइक करिए। नमस्कार। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।